अहम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल था। साइफर केस आखिरी हिचकियां ले रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब दूसरे मुतद्दिद केसेस हैं 9 मई वाक़यात के हवाले से, वो भी आपके सामने रखने हैं कि उनमें क्या डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन जनरल बाजवा और जनरल फैज़ एक मरतबा फिर खबरों में आ चुके हैं और एक कमीशन बना था, फैज़ाबाद धरना कमीशन। आपके और मेरे काजी ने उस पर एक्शन लेने का फैसला किया था। इंटरेस्टिंगली अब उस कमीशन के अंदर किसे क्लीन चिट दी गई है और किसे उस फैज़ाबाद धरने का कसूरवार ठहराया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अंदर खाते एक लड़ाई भी चल रही है। कमीशन की रिपोर्ट तो तैयार है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजी जा रही। मैं पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा क्योंकि फवाद चौधरी ने भी वो जो कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के वार किया है, और फवाद चौधरी बाहर आ चुके हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है और पहले ही आग लगी हुई है। बस अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देना होता है, वो वाली इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है। मैं सारी खबरें आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले कौम को एक मरतबा फिर मुबारक हो, क्योंकि ये लोग, ये पूरे का पूरा टोला और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी जानिब से पाकिस्तान की आवाम को लगातार रिलीफ दिया जा रहा है। और उस रिलीफ का एक और सिलसिला जो है, क्योंकि ईद से पहले आपको पता है ईद से पहले ईदी दी थी, तो ईद के बाद वाली जो ईदी है वो रह गई थी। बिजली भी महंगी हुई, पहले पेट्रोल भी महंगा हुआ, और अब कल रात आपको पता है कि हुकूमत ने कीमतों में बड़ा इजाफा किया। पेट्रोल जो है वो 4.53 और डीजल जो है वो 8.14 रुपीज़ फी लीटर महंगा किया गया। इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी कौम को वो स्टेटमेंट अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, इसलिए अब नून लीग की कोई जिम्मेदारी नहीं कि नून लीग अपना कोई वादा पूरा करे। यानी उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और राना सना साहब तो आपको पता है कि नवाज शरीफ ग्रुप है, तो ये ऑलरेडी अब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी नहीं है। नवाज शरीफ साहब, ये जो मैंने आपके सामने खबर रखनी है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात को आप जहन में रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब के जो हामी लोग हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कठपुतली कह रहे हैं, मोहसिन नकवी को पावरफुल कहते हैं, मुक्तदरा की इस हुकूमत के अंदर इन्वॉल्वमेंट के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो लोग ये सारी बातें करते हैं उनसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1-on-1 जाती उम्रा बुलाकर मुलाकातें भी करते हैं। नवाज शरीफ साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे खुदकुश प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा, उसकी इस वक्त बाज़गश्त है, लेकिन इसीलिए उन्हें सऊदीया भी नहीं साथ ले गए कि कहीं वहीं से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रफू चक्कर ना हो जाएं। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे और थाना नसीराबाद में उन पर एक मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे में अली अमीन गंडापुर पहुंचे और 9 मई केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट जो हैं वो मनसूख कर दिए हैं। ये एक खुशाइंद खबर होगी। और अली अमीन गंडापुर ने इस मौके के ऊपर गुफ्तगू भी की और कहा कि कौम जाग गई है, सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, इमरान खान साहब के हम साथ खड़े हैं और इमरान खान बहुत जल्द बाहर होंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपना मोमेंटम बढ़ाना चाह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है कि पंजाब जो है वहाँ पर भी एक कमेटी बनाई, मैंने उसके हवाले से आपके सामने डिटेल्स रखी और मुझे बड़ी खुशी हुई। रेहाना इम्तियाज़ डार और दीगर डट जाने वाले लोग जो हैं वो पंजाब में जलसों के हवाले से जो एक मज़ामती तहरीक है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं जल्दी जल्दी रख दूंगा, जिससे आपके सामने कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। पीटीआई जो मोमेंटम गेन करने जा रही है, एक तो पीटीआई ने मुल्क भर में जलसों के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। मेरे ज़राए के मुताबिक 21 अप्रैल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा जलसों का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा जलसे पंजाब में करेगी। पंजाब से जलसों की जिम्मेदारी हमाद अज़हर को सौंपी गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। केपी से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की सरबराही करेंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख जलसों की क़यादत करेंगे। पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी रिहाई और आइन की मुकम्मल बहाली तक ये तहरीक जारी रहेगी। दिस इज़ नॉट जस्ट टू ब्रिंग इमरान खान आउट ऑफ जेल, एक्चुअली दिस इज़ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। तो इवन खान साहब अगर बाहर भी आ गए तो इस तहरीक को वो खुद लीड करेंगे उस वक्त तक जब मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती जब तक नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अडियाला जेल के डॉक्टर्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं और 2-3 बातें की हैं उमर अयूब साहब ने भी
کہ अडियाला जेल के एक डॉक्टर ने बुशरा बीबी का 2.5 घंटे तक मेडिकल चेकअप किया। 2.5 घंटे में मेडिकल चेकअप नहीं होता, सर्जरी हो सकती है, और रिपोर्ट जो है वो भी सामने नहीं आई। और बहुत सी चीज़ें जो हैं बुशरा बीबी के हवाले से कंसर्न है बहुत से लोगों को। लेकिन एक आज अजीबो गरीब सा वाक़या पेश आया बुशरा बीबी के जो केसेस हैं उनमें। बुशरा बीबी की ये दरख्वास्त है कि मुझे बनीगाला से वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत की, और इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकला की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। यानी वकील, बहुत से लोग अब तनकीद कर रहे हैं कि वो वकील जो कैमरों के आगे वक्त पे पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया पे टाइमली ट्वीट्स कर देते हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। शोएब शाहीन आए थे, वो भी चले गए, वापस नहीं आए। उनके वकील भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी घर से जेल चली जाएं, हमें ये लग रहा है, अदालत ने ये कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। जो इन्होंने रिलीफ मांगा है, पता नहीं ये रिलीफ चाहते भी हैं या नहीं। इस मौके पर स्टेट काउंसिल ने कहा कि ईद पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि ये साइड भी ठीक काम नहीं कर रही और आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। यानी उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो भी कोई खास, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्लीन चिट दे दें, लेकिन मुझे हैरानी हुई क्योंकि एक आध वकील नहीं होता, मुतअद्दिद वकला होते हैं, लीगल टीम होती है। बाद बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया कि रास्ते बंद होने की वजह से हम देर से पहुंचे, हम केस की बहाली की दरख्वास्त दे रहे हैं और इसके बाद हम मजीद केस की पैरवी करेंगे। रास्ते में नाके लगे हुए थे। तो ये इन वकील साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ है, और मुझे लगता है वैसे ये नाके या सिक्योरिटी शायद वो जो सऊदी वफ्द है उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी जगहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं। अगर तो ये उज़र है तो फिर ये उज़र अदालत कबूल भी कर लेगी, लेकिन कम से कम ये है कि एक वकील नहीं तो बाकी लीगल टीम के लोग जो हैं वो ज़रूर पहुँचने चाहिए, ये कम से कम जहन में होना चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब साइफर केस, मैंने कहा ना कि आखिरी हिचकियाँ ले रहा है और अपनी मौत आप मर चुका है, बस आप कह लें कि क्लिनिकल मौत वाकई हो चुकी, बस अनाउंसमेंट उसकी बाकी है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर तैमूर मलिक के दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो साइफर केस है, अब उसमें एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी हुआ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और इमरान खान के वकील के दरमियान। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये केस सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किया गया, आप ये कैसे साबित करेंगे। सलमान सफदर ने कहा कि हम आपके सामने तब रखते हैं जब हमें गवाहान पर जिरा करने की इजाज़त दी जाती, आपको हम अपनी जिरा पढ़कर सुनाते, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा तो फिर सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं, हम आपकी कही हुई हर बात बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं, इसलिए आप सनसनी ना फैलाएं और मेरिट्स पर बात करें। ऑल्दो आज अमलन ये केस ख़त्म हो गया है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया कि प्रोसिक्यूशन ने तैयारी के लिए 3 से 4 दिन मांगे अदालत से, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर कहा कि हम सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, तो आप फिर 1 महीना ले लें, बेशक 1 महीने में तैयारी कर लें। तो फिर से जी उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन दे दें। जज साहब ने कहा फिर मैं सज़ा मुअत्तल कर दूंगा। तो प्रोसिक्यूशन जो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रही है, उसके जो 3 से 4 दिन इस्तदा उन्होंने मांगी, वो मुस्तरद कर दी गई, और कल से प्रोसिक्यूशन को अपने दलाइल देने के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि अब आपकी बारी है। खान साहब के और कुरैशी साहब के वकला ने अपने दलाइल दे दिए हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस अमलन ख़त्म हो चुका है और जुम्मे से पहले तमाम केसेस जो हैं वो कंक्लूड भी हो जाएंगे। अब ये भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और फैज़ाबाद धरना जो है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ एक मरतबा फिर ख़बरों में है। तो एक कमीशन फैज़ाबाद धरना केस था, उसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया। उस फैसले के अंदर ज़ाहिर बात है उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे एक निशाना बनाया गया। तो उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ज़ेर अताब आ गए। कुदरत की करनी ऐसी हुई कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो साइड लाइन हो गए और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट भी ले ली। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने पुराना अपना केस खोला कि उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ जो मैंने फैसला सुनाया था। उस पर हुकूमत ने कहा कि हम कमीशन बना देते हैं, और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कमीशन बना दिया गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इस कमीशन ने सबको बुलाया, शहबाज शरीफ को बुलाया क्योंकि ही वॉज CM एट दैट टाइम, वज़ीर आज़म जो थे शाहिद खाकान अब्बासी उन्हें बुलाया, एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला थे उन्हें बुलाया, ख्वाजा आसिफ को बुलाया, सब पेश हुए। लेकिन फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये बात भी सामने आई कि गालिबन वो खुद पेश नहीं हुए,
یعنی سابق وزیر اعظم پیش ہو سکتا ہے، سابق ڈی جی ISI جو ہے وہ شاید پیش نہیں ہو سکتا، اس کا بیان جا سکتا ہے۔ اب اس سب کے اندر جو کام ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ 149 صفحات پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر 3 رکنی انکوائری کمیشن سابق IG سید اختر علی شاہ کی صدارت میں قائم ہوا۔ سابق IG طاہر عالم اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر افسر خوشحال خان جو ہیں وہ اس کمیشن کے ارکان تھے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیشن نے تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے سے جڑے محرکات کا جائزہ لیا اور سفارشات بھی تیار کیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں اسلام آباد پولیس، وزارت داخلہ، پنجاب حکومت، ISI اور IB پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ رپورٹ میں سابق وزیر قانون زاہد حامد سے متعلق معاملات کی تفصیلات بھی درج ہیں۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ فیض حمید نے بطور میجر جنرل DGC ISI معاہدے پر دستخط کرنے تھے۔ اس وقت DG ISI اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی، یعنی بات نکلے گی تو پھر باجوہ تلک جائے گی۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے مطابق فیض حمید کے دستخط پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا، یعنی اس وقت کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی اتفاق کیا کہ یہ سائن کر لیں۔ رپورٹ میں کمیشن نے نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا اور کہا کہ پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی احاطہ کیا جائے۔ کہا گیا کہ پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا۔ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے TLP مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی۔ جڑواں شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ پنجاب گورنمنٹ اس ٹائم کس کی تھی؟ شہباز شریف کی۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، یعنی کہ قصوروار ٹھہرایا گیا ہے شہباز شریف کو کہ پنجاب پولیس نے کلین چٹ دے دی کہ نکلو اسلام آباد پہ دھاوا بول لو۔ یعنی نواز شریف صاحب پہلے ہی اپنے بھائی کے اوپر تپے ہوئے ہیں، اپنے بھائی کی حکومت کے اوپر خود کش حملے کرنے کو تلے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ ایک بہت بڑا بوم شیل ہے کہ فیض حمید کو پھنسانا تھا۔ نواز شریف صاحب فریق بھی بننے جا رہے ہیں نا ججوں کے خط والے معاملے میں کہ فیض اور باجوہ کی عدالتوں میں مداخلت پر بات ہو تو وہ ان کی سیاسی مداخلت میں فیض آباد دھرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک طرف تو کلین چٹ مل گئی نواز شریف صاحب کے انمی نمبر 1 فیض حمید کو، اور وہیں دوسری جانب اپنا بھائی جس کے اوپر اب وہ ویسے ہی بہت زیادہ شک کر رہے ہیں وہ بھائی بھی ریڈار پر آ گیا۔ اب یہ پوری رپورٹ کے محرکات میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ اچھا، فیض حمید صاحب کا جو اس دھرنا کمیشن کو دیا جانے والا بیان ہے اس کے بھی مندرجات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں میرے پاس۔ ذرائع کے مطابق فیض حمید نے بیان میں کہا کہ 2017 میں حکومت نے وزیر اعظم کی سربراہی میں دھرنا ختم کرنے کی ذمہ داری دی اور معاہدے پر دستخط بھی اس لیے کیے کیونکہ تحریک لبیک والے معاہدے پر آرمی چیف کے دستخط چاہتے تھے اور معاہدے پر دستخط کی اجازت ISI چیف اور آرمی چیف نے دی۔ دھرنا منظم نہیں بلکہ ختم کرایا تھا، یہ فیض حمید صاحب کا موقف ہے اور اس رپورٹ کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب انٹرسٹنگلی بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہوا ہے ناظرین کرام کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن ہے اس کی رپورٹ کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے، عدیل سرفراز صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ رپورٹ تیار تو کر لی گئی ہے لیکن یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں ابھی پیش نہیں ہوئی۔ انکوائری کمیشن نے عید سے قبل رپورٹ اٹارنی جنرل آفس کو بھیجی، یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ کو، جس پر اٹارنی جنرل آفس نے اعتراضات اٹھا کر کچھ تبدیلیاں تجویز کی کہ یہ چیزیں ایسے نہ لکھیں۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیشن اپنی رپورٹ حتمی ہونے پر بضد ہے۔ انکوائری کمیشن کا کہنا ہے کہ یہی رپورٹ ایسے رہے گی، حکومت کہہ رہی ہے اس میں تبدیلیاں کریں، جبکہ چیئرمین انکوائری کمیشن اختر علی شاہ نے رپورٹ میں تبدیلی سے معذرت بھی کی ہے۔ رپورٹ جمع کرانے سے متعلق حتمی فیصلہ انکوائری کمیشن کل مشاورتی اجلاس میں کرے گا، یعنی گورنمنٹ اس سب کے اندر ریزسٹنس بھی دکھا رہی ہے۔ فواد چوہدری صاحب آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی باہر آئے ہیں اور 36 مقدمات ان پر درج ہیں۔ IG پنجاب نے عدالت کو لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جس نے سماعت کی اسے بتایا بھی کہ 36 مقدمات فواد چوہدری پر ہیں اور سزا اسی بات کی دی گئی کہ خان کو چھوڑا تو صحیح لیکن خان کے خلاف کام نہیں کیا۔ اب انہوں نے ایک بڑا دیکھ کے وار کیا ہے، بالکل جسے کہتے ہیں نا تیر نشانے پر۔ انہوں نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے TLP کا مارچ روکنے میں ناکامی کی بنیادی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ڈالی ہے۔ اب نواز شریف اس وقت کے پنجاب حکومت کے سربراہ یعنی شہباز شریف کے خلاف کالا کوٹ پہن کر عدالت میں پیش ہوں گے، جیسے میمو گیٹ میں وہ آصف زرداری کے خلاف افتخار چودھری کی فرمائش پر پیش ہوئے تھے۔ ویسے تو ان کے درمیان آلریڈی ایک بہت بڑا پھڈا آپ کو پتہ ہے کہ چل پڑا ہے اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ رائٹ موو ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ اس طرح سے چیز ہے اور ایک اصل سیاسی جنگ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے
کیونکہ ایک تو ان کے انٹرنل مسئلے تو ہوں گے لیکن فواد چودھری نے جس بیانیے کا آغاز کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ انہیں ہانٹ کرے گا، اور جو یہ بیانیہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب پر تول رہے ہیں وہ عمارت تعمیر سے پہلے ہی منہدم ہو گئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔